नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश सिंह आपके अपने YouTube चैनल वाह गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने अपने नंबर सिस्टम का जो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक क्लासिफिकेशन था नंबर्स का, उसको देखा। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं और जो बनते हैं बेसिक क्वेश्चन, उनको हम जो है यहाँ पे कवर कराएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं या जो पूछे गए हैं, उन पे रिलेटेड हमने थोड़ा सा एक वीडियो बनाया है ताकि ये पता चल सके किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है शून्य है। शून्य क्या है? प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है, धनात्मक संख्या है, पूर्णांक धनात्मक है या पूर्णांक ऋणात्मक है। ठीक है, ये चार विकल्प दिया गया है कि शून्य क्या है, प्राकृतिक है, पूर्णांक है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो यहाँ पे जान लीजिए कि जो शून्य है एक तरीके से आपका पूर्णांक की कैटेगरी में आ जाता है, पूर्णांक की कैटेगरी में आ जाता है। हमने आपको कल बताया था कि पूर्णांक जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो तीनों को मिला के पूर्णांक या इंटीजर बनता है, पूर्णांक या इंटीजर बनता है, इंटीजर बनता है। ठीक है, तो शून्य क्या है? एक तरीके से पूर्णांक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, इसका भी उत्तर आपका 2 ही होगा। समअभाज्य संख्या, इसका भी उत्तर आपका 2 होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। यहां से थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि विषम अभाज्य संख्या। तो विषम अभाज्य संख्या क्या है ना? 2 के बाद में अगली संख्या 3 आती है, तो विषम अभाज्य में हमारा उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, परमीय संख्या है। परमीय संख्या है, तो परमीय संख्या है, विकल्प है आपका पाई, 22/7, ई और √2। तो ये जितने विकल्प हैं 22/7 को छोड़ के सब क्या हैं? अपरमीय हैं। कल इसके बारे में भी हमने चर्चाएं की थी। परमीय नहीं है, परमीय नहीं है का मतलब ये हुआ कि अपरमीय है। कौन सी संख्या अपरमीय है? अपरमीय का मतलब ये है कि जो P/Q के रूप में ना लिखी जाए। तो 1/2 तो लिखी है ऑलरेडी, तो ये हो नहीं सकती, 1 हो नहीं सकता। √4 का मान हम लिख सकते हैं 2, तो 2 को फिर 2/1 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में यही एक बचा ऑप्शन √2। ठीक है, 7 नंबर से, यदि n एक पूर्णांक है तो सम संख्या सदैव होगी। यदि n एक पूर्णांक है तो सम संख्या सदैव होगी। ठीक है, यानी अगर कोई भी संख्या है तो सदैव सम संख्या में कैसे परिवर्तित होगी, ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे मान लेते हैं कोई संख्या हमने ले लिया 3, तो अगर n करेंगे तो वो आपका सम नहीं बनेगा, n² करेंगे तो भी सम नहीं बनेगा, 2n² करेंगे तो बनेगा, n बनेगा। लेकिन ये सदैव अगर की बात होती है, सदैव होगी, तो सदैव का इसका उत्तर होगा 2n और n² दोनों। ठीक है, ये दोनों ही आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, कि सम संख्या सदैव होगी। कौन सी होगी आपकी? 2n। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यदि n एक पूर्णांक है तो विषम संख्या सदैव होगी। विषम संख्या सदैव होगी, तो इसका उत्तर होगा 2n+1। इसका उत्तर होगा 2n+1। ये क्वेश्चन आपका लोअर PCS मेंस में आया था, CSET वाले में, है ना। अभी ये आपका जनवरी 2022 में लोअर का UPSSC से परीक्षा हुई थी, UPSSC से हुई थी लोअर।
तो वहाँ ये पूछा गया था। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, माइन्यूट सा था, गलती करने की गुंजाइश है कि लोग यन भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि सदैव होगी तो यन हमेशा या तो सम होगा या तो विषम होगा, तो ये एक मिस्टेक हो सकती है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कि यदि परमीय और परमीय को गुणा कराया जाए, परमीय और परमीय यानी रेशनल गुणे रेशनल को आपस में गुणा कराया जाए तो क्या आएगा? परमीय आएगा, अपरमीय आएगा, वास्तविक आएगा या काल्पनिक आएगा? तो इसका उत्तर होगा परमीय और परमीय को गुणा कराने पे सदैव परमीय आता है। परमीय और परमीय को गुणा कराने पे सदैव परमीय आएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, परमीय माइनस अपरमीय, परमीय माइनस अपरमीय क्या आएगा भाई, ये बताना है। तो ये थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन लगे कि कैसे परमीय अपरमीय में हरदम सर कन्फ्यूज कर देते हैं, तो इसका एक तरीका है। तरीका ये है कि जो रेशनल नंबर है उसको कोई आप पूर्ण संख्या मान लीजिए, जैसे 3, और जो इर्रेशनल नंबर है उसको कोई ऐसे दशमलव वाली संख्या मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं 2.33। ठीक है, तो इससे आपकी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी कि परमीय अपरमीय में जो कन्फ्यूजन है, जैसे परमीय अपरमीय जोड़ने पे क्या आएगा, या परमीय अपरमीय घटाने पे क्या आएगा, या परमीय अपरमीय को गुणा करने पे क्या आएगा, तो ये तुरंत आपका इससे हल निकल आएगा। अगर उत्तर आपका दशमलव में आ रहा है, अगर आपका उत्तर दशमलव में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका उत्तर इर्रेशनल होना चाहिए। अगर उत्तर आपका दशमलव में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसका उत्तर परमीय होना चाहिए। ठीक है, तो अगर परमीय में से अपरमीय घटाया गया, कहने का मतलब यह है कोई संख्या है और उसमें से हम दशमलव वाली संख्या घटाएंगे तो उसका उत्तर जो आएगा वो सदैव दशमलव में आएगा, उसका उत्तर दशमलव में ही आएगा। और दशमलव में आने से इसका आंसर हो जाएगा अपरमीय या इर्रेशनल नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। इसके बाद में अगर परमीय और अपरमीय को जोड़ा जाए, परमीय और अपरमीय को जोड़ा जाए यानी रेशनल प्लस इर्रेशनल, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका भी उत्तर आप ढूंढ सकते हैं भाई आसानी से, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, रॉकेट साइंस नहीं है समझने में। आप इसको मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या अपनी तरफ से और इसको मान लीजिए कोई दशमलव वाली संख्या, और जब इसको जोड़ेंगे तो उत्तर आपका दशमलव में चला जाएगा और दशमलव में आने पे उत्तर होगा इसका इर्रेशनल। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है समझने में। आप अगर संख्याओं की आप जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें अगर आप संख्या अपनी तरफ से बिठा देंगे तो आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या की घात सम हो। ठीक है, विषम संख्या यानी इवन, विषम संख्या यानी इवन, सॉरी विषम संख्या यानी ऑड, और सम संख्या यानी इवन। सवाल ये है कि ये कह रहा है कि कोई विषम संख्या है यानी ऑड और उसकी पावर हो इवन। अब ऐसे थोड़ा कम समझ में आएगा, आप व्यवहारिक रूप से कोई संख्या रख लीजिए, यानी कोई आप विषम संख्या लीजिए, जैसे मान लेते हैं 3 और उसकी घात हम रख देते हैं सम यानी 2, तो इसका उत्तर क्या आएगा? 3 त्रिका 9, क्या आएगा? 9। तो एक ही नहीं देखना है आपको, हो सकता है इधर उधर हो जाए। इसके 2-3 मानों को अपने मन से जो अप्लाई है, जैसे 5 रख दीजिए और उसका मान 4 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 625। तो ये भी आपका विषम आया। तो ये बताता है कि अगर ऑड है और उसकी पावर इवन है तो उसका उत्तर जो हमेशा आएगा ऑड में ही आएगा। ठीक है, उसका उत्तर किस में आएगा? ऑड में आएगा। इसी तरीके से और भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि जैसे मान लो कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई सम संख्या है, इवन नंबर है और इवन नंबर की पावर ऑड हो गई, तो क्या आएगा? तो भाई जाहिर सी बात है, इवन अगर हम कोई संख्या मान लेते हैं 4 और इसकी पावर ऑड लगा देते हैं यानी विषम, तो ये इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 64 मतलब क्या आ रहा है? इवन आ रहा है।
तो यानी कहने का मतलब ये है कि इवन के ऊपर ऑड का हो तो उत्तर हमारा इवन आएगा। तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करिएगा, थ्योरी को प्रैक्टिकल में परिवर्तित करके। और प्रैक्टिकल एक बार नहीं किया जाता भाई, 2-3 बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब वो माना जाता है कि हाँ ये सही है। ठीक है, तो ये भी आप लोग करिएगा, ध्यान रखिएगा कि 2-3 बार इसको चेक करिएगा। ठीक है, आगे अगला संख्या, यदि आपसे पूछ रहा है पहली अभाज्य पूर्ण प्राकृतिक सम संख्या कौन सी है। ठीक है, यानी जिसके अंदर अभाज्य वाली क्वालिटी हो, पूर्ण हो, प्राकृतिक हो, सम हो, तो ऐसी संख्या होगी 2। ठीक है, ऐसी संख्या होगी 2। इसके बाद में जो आगे प्रश्न है इसमें काफी कुछ दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए भाई 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 50 है। यदि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 14 कम है तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा अभाज्य संख्या पे ही आधारित है। इसमें एक चीज़ हम ये ध्यान देंगे कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सब विषम होती हैं, 2 को छोड़कर सभी विषम हैं अभाज्य संख्या। अब मैटर ये है कि अगर आप विषम संख्या को जोड़ेंगे 2 बार तो उनका उत्तर इवन आएगा। जब 2 बार ऑड जोड़ा गया, अब इसको थोड़ा सा संख्या में समझिए कि क्या है मैटर। कि जैसे हमने आपको 3 जोड़ दिया और 7 जोड़ दिया, ये भी विषम है, ये भी विषम है, उत्तर क्या आ गया 10 जो कि सम है। अगर हम इसमें एक बार और ऑड नंबर जोड़ देते हैं, ऑड नंबर का मतलब ये है कि जैसे मान लेते 3 जोड़ दिया तो उत्तर क्या आ गया 13, यानी उत्तर किस में आ गया आपका ऑड में। लेकिन यहां पे मैटर ये है कि यहां पे 3 संख्या जोड़ तो रहे हैं, 3 संख्या जोड़ तो रहे हैं, लेकिन जो इसका उत्तर आ रहा है वो ऑड के बजाय इवन आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई 50 जो है एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये है इवन आता कब है, जब हम इवन में इवन जोड़ेंगे तभी इसका उत्तर इवन आएगा। और इवन भी मिलेगा कब, जब 2 ठो ऑड जोड़ा जाएगा भाई, 2 ठो ऑड जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें हमने 2 विषम संख्याओं को लिया है और एक सम संख्या का लिया है। तो ऐसी एकमात्र सम संख्या जो है, जो अभाज्य भी है, वो है 2। तो एक संख्या तो 2 हो जाएगी। दूसरी संख्या जो होगी वो हम मान लेते हैं x होगी, और जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या से 14 कम है, यानी ये हो जाएगी x - 14। 3 संख्याएं हो गई और इनका योग क्या है भाई 50। 14 में से 2 गया 12, उधर जाके जुड़ गया, तो यक्स 2x बराबर 50 + 12 यानी 62। तो x बराबर 62/2 यानी 31। तो दूसरी संख्या आ गई 31। तीसरी संख्या आएगी 31 - 14 यानी 17। तो हमारा उत्तर क्या होगा 17। ठीक है, हमारा उत्तर होगा 17। तो ये ध्यान रखिएगा इवन और ऑड के मैटर में कि अगर इवन जोड़ा गया तो उत्तर इवन आएगा, अगर इवन और ऑड जोड़ा गया तो उत्तर आपका ऑड आएगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप एक अपना एग्जाम्पल ले लीजिए और एग्जाम्पल से इसको चेक कर लीजिए कि 8 + 5 मान लो जोड़ा गया, 8 × 5 = 13, 13 जो कि ऑड नंबर है यानी विषम नंबर है। ठीक है, अगर 2 बार ऑड जोड़ा गया तो इसका उत्तर आएगा इवन में, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया है।
तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से हमारा एक क्वेश्चन और है, उसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि तीन संख्याएं हैं अभाज्य, तीन संख्याएं अभाज्य हैं जिनका योग जो है 100 है, और इसमें तीसरी संख्या अधिक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं। तो तीन संख्याएं हैं, तीनों अभाज्य हैं, तीनों आपका प्राइम नंबर है, प्राइम है। ठीक है, तो इसमें भी वही कंडीशन होगी कि तीन अगर अभाज्य का योग 100 आ रहा है तो होगा क्या, एक संख्या आपकी 2 हो जाएगी, एक संख्या x हो जाएगी और एक x + 31 हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 36 हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ठीक है, और तीनों का योग क्या है, तीनों का योग है 100। तो यहां पे फिर से वही चीज करेंगे, x हम जोड़ लेंगे, बाकी चीजों को घटा देंगे। तो 2x बराबर 100 - 36 और 2 38, यानी ये हो गया 62। तो x बराबर 62/2 यानी 31। तो तीनों संख्या आ गई, एक संख्या हो जाएगी 2, ये तो भाई क्लियर है, एक संख्या हो गई 31 और एक संख्या 31 + 36, ये हो जाएगी 67, ये हो जाएगी 67। ये तीनों संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो इस पे आपका अभाज्य संख्याओं पे ये 2 क्वेश्चन आया है परीक्षा में अगर देखा जाए तो। ठीक, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि बताइए भाई किन्हीं 2 परमीय संख्याओं के बीच कितनी परमीय संख्या होती है, किन्हीं 2 परमीय संख्याओं के बीच, 2 परमीय संख्याओं के बीच कितनी परमीय संख्या होती है, कितनी परमीय संख्या होती है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसका उत्तर होता है अनंत। अब आपके दिमाग में आएगा भाई ये अनंत कैसे हो गया। तो हम किसी 2 परमीय संख्या को सबसे पहले हम चुन लेते हैं। हमने चुन लिया, आपको मान लेते हैं 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, तो इसी का एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं। हमने एक तरफ मान लेते हैं लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया चलो 3। तो इसके बीच में जो अगर देखा जाए अंतर होगा तो एक संख्या हो जाएगी 2.1 जो इससे बड़ी है और 3 से छोटी है। एक हो जाएगा 2.2, 2.3, 2.4, ऐसे डॉट डॉट 2.9 और ये आपका अगली संख्या आ जाएगी 3। तो अभी 2 और 3 के बीच में टोटल 9 संख्याएं, 8 संख्याएं आपको दिख रही हैं। अब हम सिर्फ इन दोनों को चुनते हैं कि 2 है और 2.1 है। तो इनके बीच में क्या होगा, तो ध्यान दीजिए भाई, इसको हम लिख सकते हैं 2.01। इसके बाद में हम लिख सकते हैं 2 और 2.01, 2.02, 2.03, ऐसे डॉट डॉट 2.09 और फिर ये संख्या आ जाएगी। फिर हम इन दोनों के बीच में ले लेते हैं भाई कि 2.01 है और 2.02 के बीच में। तो आप कहेंगे भाई अगली संख्या हो जाएगी 2.011, इसके बाद है और इससे कम है। अगली संख्या हो जाएगी 2.012, ऐसे डॉट डॉट चला जाएगा 2.019 जो कि इससे छोटा होगा। तो ऐसे ही ये सीक्वेंस बढ़ता रहता है और कहीं जाके रुकता नहीं है।
इसीलिए ये निकल के आता है कि दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। वो चाहे आपका 2/3 या आपसे ये पूछ ले कि भाई बताओ 1/2 और 1/3 के बीच में कितनी होती हैं, तो इनके बीच में भी अनंत परमीय संख्याएं होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, कभी कभी अपरमीय भी पूछ लेता है, अपरमीय, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा अनंत, इसका उत्तर होगा अनंत। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि दो अपरमीय संख्याओं के बीच कितनी अपरमीय संख्या होती है, ठीक है, कम लिखना पड़े इसलिए थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है, परमीय के आगे हमने आ लगा दिया है ताकि कम लिखना पड़े और आराम से काम हो जाए। चलिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लेते हैं अगर आपसे कहा गया 2 और 3, सॉरी ये ठीक है, दो परमीय संख्याओं के बीच कितनी अपरमीय संख्या होती है, अपरमीय, अगर ये निकालना है तो 2 और 3 ये दोनों ही परमीय हैं और इनके बीच अगर अपरमीय निकालना है तो इसका फॉर्मूला लगा दिया जाता है √AB, √AB, यानी ये हो जाएगा 2 × 3 यानी √6, ठीक है। तो ये 2 और 3 के बीच में एक अपरमीय संख्या हमें ज्ञात हो गई। मान लो अगर कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है, कि कौन सी अपरमीय संख्या होगी 2 और 3 के बीच में, तो उसका फॉर्मूला होता है √AB, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उचित संख्या, उचित संख्या, उचित संख्या एक टॉपिक है आपका, कभी कभी ये इससे भी सवाल आ जाता है। उचित संख्या, उचित संख्या अंग्रेजी में भाई इसको कहते हैं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। मान लेते हैं आपके सामने विकल्प दिया गया है 5, 6, 9, 12, इसमें से बताना है कि कौन सा परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो इसका उत्तर होता है 6, ठीक है। आप कहेंगे ये कैसे भाई, अब जान लीजिए कैसे होता है इसका। जैसे कोई भी संख्या दी गई है तो उसके जो गुणनखंड है, गुणनखंड में अक्सर हम क्या करते हैं वो भी संख्या ले लेते हैं, तो उसको हम छोड़ के, कोई भी संख्या दी गई है तो उसके जो गुणनखंड है अगर उनका योग संख्या के बराबर आ जाए तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट नंबर या उचित संख्या। अब जैसे आपका 12 है तो 12 का गुणनखंड होगा 12, इसको छोड़ देंगे, लेकिन इसको और 4, 3, 2, 1 और 6 इतनी संख्याएं हैं जो इसको विभाजित करती है। तो जब इनको जोड़ेंगे 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, 1, 16, तो ये इसके बराबर नहीं आया, तो ये नहीं हो सकता। इसको काटने वाली संख्या है 3 और 1, तो 3, 1, 4, ये भी नहीं हो सकता। इसको काटने वाली संख्या 3 है, 2 है और 1 है, 6 को छोड़ के, तो 3, 2, 5, 1, 6 जो कि इसके बराबर है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 6 के बाद में कौन सी संख्या होती है, तो 6 के बाद में आती है भाई 28, इसके बीच में और कोई नहीं आएगा। कौन सी संख्या आएगी, 28। क्यों, क्योंकि 28 के भी गुणनखंडों का योग जो होता है वो 28 ही आता है। 28 के गुणनखंडों का योग 28 ही आता है। जैसे देख लीजिए 28 को 14, 28 को काटने वाली संख्या है 14, 7, 4, 2, 1। अब इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा 4, 2, 6, 4, 2, 6, 1, 7, 7, 7, 14, 14, 14, 28, ठीक है। इसके बाद में 100 के बाद में ही आपको मिलेंगी संख्याएं, इधर आपके परफेक्ट नंबर नहीं मिलेंगे। कभी कभार ये आपका टेट वगैरह में पूछ लेता है, इससे भी रिलेटेड सवाल, ठीक है। इसके बाद में एक आध दो सवाल और देखेंगे, बाकी आपका इसमें और इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं।
अभी ना ही इतना बड़ा हमने टॉपिक आपको पढ़ा दिया है कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बहुत ज़्यादा 10-15 क्वेश्चन जो अभी तक पूरी परीक्षा में आए हुए हैं वही आते हैं। ठीक है, तो एक सवाल है उसको भी देख लीजिए कि एक संख्या प्राकृतिक संख्या है n+2, प्राकृतिक संख्या है n+2 n+4, सदैव अभाज्य है, सदैव अभाज्य है। तो n का मान क्या होगा, n का मान ये पूछ रहा है। सदैव अभाज्य है तो n का मान क्या होगा। ठीक है, यानी n की वैल्यू ऐसी रखी जाए कि जितनी ये तीनों संख्याएं क्या मिलें, अभाज्य प्राप्त। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लेते हैं 2, लेकिन अगर 2 लिया जाए और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4, तो 4 भाज्य हो जाएगा। जैसे अगर 2 लेंगे और 2 + 2 करेंगे तो ये आ गया 4, 4 चूंकि भाई भाज्य है। तो हम लेते हैं 3, और 3 में जब 2 जोड़ेंगे तो आएगा 5। फिर हम 3 में 4 जोड़ देते हैं और ये आएगा 7। तो 3, 5, 7 ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसीलिए यहां n का मान हो जाएगा 3, n का मान हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद में एक आध क्वेश्चन पाई के बारे में मान लो आपसे पूछ लिया कि भाई पाई के हमने दशमलव के 4 स्थान तक मान बता दीजिए, पाई के दशमलव के 4 स्थान तक मान बता दीजिए, या पाई और 22/7 में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। पाई का मान जो होता है 3.1415926। ठीक है, इस ऐसे ही चला जाता, रुकता नहीं। 22/7 का मान क्या होता है वो देख लीजिए। 22/7 का मान होता है 3.28557 और उसके बाद यही रिपीट होना चालू हो जाता है, इसीलिए ये आपका सीक्वेंस फिर से आपका मिलना चालू हो जाएगा। 1 4 2 8 5 7 ऐसे चलेगा। तो अगर कोई कहे कि भाई पाई के मान में और 22/7 के मान में अंतर क्या है, तो यहां तक तो कोई अंतर नहीं है, 1 4 तक कोई अंतर नहीं है, लेकिन दशमलव के 2 स्थान बाद अंतर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये 1 4 2 है और ये 1 4 1 है, तो 0.01 का अंतर आ जाता है। अगर आगे अंतर लेना होगा तो आपका हो जाएगा 0.013, ये अंतर होता है पाई में और 22/7 में, 0.0013 का। ठीक है, तो कभी कभार पूछ लेते हैं। यहाँ से एक फैक्ट ये जान लीजिएगा कि जो पाई डे मनाया जाता है वो भी आपका 3 मार्च को मनाया जाता है, सॉरी 14 मार्च को, 14 मार्च 14 तारीख 3रा महीना। ठीक है, पाई डे, ये आपका पाई डे मनाया जाता है। तो हमारा नंबर सिस्टम में इतना टॉपिक था जहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर परीक्षा से संबंधित चीज़ें और अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको हम फिर यहाँ पे कवर कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगला हमारा टॉपिक होगा आपका भाज्यता पे आधारित या विभाजिता के नियम पे आधारित। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे फिर अगले वीडियो में